हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम किताब पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने 10 पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर चुका। प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो हमने अब तक देखा कि पुर्तगाली आया, फिर उसके बाद डच आया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, और फिर उसके बाद फ्रांसीसी आया। ठीक है। अब फ्रांसीसी आने के बाद हर एक को अंग्रेज़ों ने अपना अपना रास्ता दिखा दिया। अब फ्रांसीसी का भी जो है रास्ता अभी क्लियर हो गया, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। तो हम देखेंगे कि भारत में अब जो हम डुप्ले के बारे में पढ़ रहे थे, काफ़ी गंभीर रूप से हमने पढ़ा था उसको। पिछला वाला लेसन आप जाके देखिएगा। तो डुप्ले जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी था और काफ़ी अपने फ्रांसीसी हित को कामयाबी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। और कामयाब क्यों नहीं हो सका, तो वो थोड़ा सा जैसे वो भी हम देख लेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कामयाब कहाँ हुआ और फिर कहाँ पर से इसका पतन होना शुरू हो गया। तो पहली बात ये है कि डुप्ले एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसका पूरा नाम था जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। 1697 में पैदा हुआ था और इंडीज़ कंपनी के धनवान महानिदेशक का बेटा था। और डुप्ले को 1720 में अपने पिता के प्रभाव के आधार पर पौंडीचेरी में एक ऊंचा पद प्राप्त हो गया था। उसने निजी व्यापार के माध्यम से पौंडीचेरी में काफ़ी धन कमाया और बाद में उसे फ्रांसीसी कंपनी में नौकरी करने की अनुमति मिल गई। 1726 में उसे फ्रांसीसी कंपनी के संविधान में व्यापक बदलाव करने के लिए निलंबित कर दिया गया, जिससे कुछ शंकाएं भी उत्पन्न हुई। 1730 में डुप्ले अपना मुकदमा जीत गया और उसे क्षतिपूर्ति के रूप में चंद्रनगर का गवर्नर बना दिया गया। 1741 में उसे भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों का महानिदेशक बना दिया गया। बाद में उसे मुगल बादशाह द्वारा नवाब का उपाधि प्रदान की गई। इतिहासकारों के अनुसार डुप्ले में व्यापक दृष्टि के साथ राजनीतिक अंतर्दृष्टि के अतिरिक्त एक प्रशासक और एक राजनयिक और एक नेता के गुण मौजूद था। प्रशासनिक में डुप्ले की क्या भूमिका थी? 1741 में डुप्ले जनरल बन गया और उसने देखा कि पौंडीचेरी कई समस्याओं से, जैसे मराठा आक्रमण, अकाल, बंजर भूमि और कर्नाटक में अवस्थित व्यवसायों का सामना कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के निदेशकों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों को प्रमुखता देने के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में व्यापक कटौती की। अतः डुप्ले ने अपनी परिषद के विरोध के बावजूद अधिकारियों के वेतन में कटौती के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में कमी की। हालांकि उसने बस्तियों की किलेबंदी के मामलों पर निदेशकों के आदेश को न मानने का निर्णय लिया। उसने पौंडीचेरी की रक्षा व्यय में वृद्धि की और यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी इस पर बहुत बड़ी राशि खर्च की। उसने उपनिवेश के व्यापार के विकास के लिए व्यवहार पूर्वक कदम उठाकर दक्षिण भारत में पौंडीचेरी को वाणिज्य स्थान बना दिया। अब बाद में कंपनी के निदेशकों ने डुप्ले को सही निर्णय लेने के लिए उनकी प्रशंसा की। तो पहली बात तो इसकी तारीफ देख सकते हो कि 1697 में जन्म लिया, 1720 में एक ऊंचे पद पर पहुंच गया, 1741 में गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, 1741 में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बन गया 1741 में। और फिर 1741 में इसकी भूमिका शुरू हो गई और कई माने में जो है अपने को इसने प्रूफ किया, खुद को बहुत स्ट्रांगली जो है इसने प्रूफ किया अंग्रेज़ों के सामने। तो कूटनीति के विशेषज्ञ के रूप में डुप्ले किस तरीके का कूटनीतिज्ञ था? तो प्रथम तो कर्नाटक युद्ध का विश्लेषण नेता के रूप में डुप्ले की कूटनीति सिद्ध करता है, जो हम पढ़ रहे थे। हैदराबाद और कर्नाटक के जो सीन था, हैदराबाद में कैसे उत्तराधिकार के लिए दो व्यक्ति लड़ाई कर रहा था, और कर्नाटक में भी ऐसा ही था। चंदा साहेब यानी कि वो मतलब चंदा साहेब तो दामाद था ना उसका, कर्नाटक के नवाब का। तो कैसे गद्दी उसके हाथ में आ गई, उसके बेटे के हाथ में नहीं आई। तो ये काफ़ी डुप्ले की कूटनीति थी और ये इसका विशेषज्ञता था इनके ऊपर। ये ख़ास तौर से इनके अंदर ये खूबी थी, विशेषज्ञ इस मामले में काफ़ी ये जुझारू था। तो डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब का इस्तेमाल अंग्रेज़ों को उसके शासित क्षेत्र के युद्ध के लिए प्रयोग करने से मना किया, ताकि जब फ्रांसीसी सेनाएं पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं कर लेती, पौंडीचेरी को पूरी तरह सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके बदले में नवाब को अंग्रेज़ों की हार के पश्चात मद्रास सौंपने का वचन दिया गया, लेकिन डुप्ले ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए नवाब को मद्रास नहीं दिया और सेंट थॉमस 1746 में उसे पराजित कर दिया। तो डुप्ले ने इतिहास से उदाहरण लेकर विशिष्ट परिस्थितियों में कई वादे कभी निभाए तो कभी नहीं निभाए। एडमिरल लॉ बोर्डोनोइस को अंग्रेजों से किए गए वादे को तोड़ने के लिए राजी किया गया। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया और उसने हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग, कर्नाटक के लिए चंदा साहिब का समर्थन किया। सफल रहा
अंततः यह सफल रहा। डुप्ले भारत में असफल क्यों हुआ? देखिए, डुप्ले असफल रहा, इसके रीजन डुप्ले नहीं है, इसका रीजन फ्रांसीसी गवर्नमेंट है। फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने डुप्ले का सपोर्ट नहीं किया। नहीं तो एक प्रशासनिक में जितना गुण होना चाहिए वो सारे गुण डुप्ले में था। ठीक है, ऊपर हमने अभी पढ़ा है कि डुप्ले के अंदर कितनी खूबियाँ थी। मैं यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि डुप्ले काफ़ी खूबियों से परिपूर्ण व्यक्ति था, पाई जाती थी। लेकिन डुप्ले असफल रहा, तो इसके असफल होने का रीज़न केवल और केवल फ्रांसीसी गवर्नमेंट ही है। पहला रीज़न देख लीजिए, डुप्ले ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी था और काफ़ी लंबे समय तक जो है आशा बनाए रखता था, जिससे वह संकटपूर्ण स्थितियों का लाभ नहीं उठा पाता। देखिए, एक बात यहाँ कही जा रही है, ये बात पर अगर आप विचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि आशावाद होना एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी चीज़ के लिए आप हारते नहीं हैं, मतलब आशावाद होना मतलब ये हुआ ना कि आप हार नहीं मानना चाहते, तो डुप्ले के अंदर ये खूबी थी। ठीक है, तो इसको मैं ये नहीं मानूंगा कि ये एक बुरी खूबी थे, मैं इसको अच्छी खूबी मानूंगा। डुप्ले के मित्र उसके निरंकुश व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। अब देखिए, निरंकुश व्यवहार डुप्ले के अंदर था। ठीक है, तो ये उनके मित्र, ये उनके थोड़ा सा इनके अंदर ये निगेटिव पॉइंट, ये एक निगेटिव पॉइंट मान सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी हर तरह का सृजन परिपूर्ण हो। डुप्ले कार्यों को क्रियान्वयन नहीं कर पाता था। वह अभियान को योजना बनाता था और अपने अधीनस्थों को निर्देशित करता था, लेकिन उसे लॉरेंस क्लाइव की तरह कभी भी युद्ध भूमि सेना का नेतृत्व नहीं किया। फ्रांसीसी तिरुचिनापल्ली की तरह कभी भी युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व नहीं किया। फ्रांसीसी तिरुचिनापल्ली की तरह को हासिल करने में असफल रहा, क्योंकि डुप्ले द्वारा सोची गई योजना को उसके कमांडर क्यों नहीं कर सके। तो यहाँ पर 2-3 रीजन बताया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डुप्ले को जल्दी बुला लिया गया फ्रांसीसियों के द्वारा, तो यही सबसे बड़ी भारी चूक मानी जाएगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं फ्रांसीसी की असफलता का कारण क्या रहा। तो पहली बात यह है कि नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था और डुप्ले के नेतृत्व में भी साम्राज्य विस्तार की ओर तीव्र आगे बढ़ रहे थे। किंतु 1754 में डुप्ले की वापसी हो गई। 1758 में काउंट डिलाली को गवर्नर बना के डुप्ले को वापस बुला लिए। तो ये सबसे बड़ा जो है कूटनीतिक और राजनीतिक भूल थी फ्रांसीसियों की, जिसका खामियाजा उसको बाद में भुगतना पड़ा। और नेक्स्ट, अंग्रेजों के व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता। चूँकि अंग्रेज सफलता का एक कारण यह था कि फ्रांसीसी की तुलना में उनकी कंपनियाँ आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ थी। अब फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से 1756 के बीच लगभग 2.5 गुना से अधिक व्यापार किया और युद्ध होने की स्थिति में भी अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित रखा। यह भी एक कारण था। नेक्स्ट कारण था कंपनी का स्वरूप। फ्रांसीसी कंपनी एक संस्कारी संस्था थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, तो ये उनको ज़्यादा प्लस पॉइंट में लेके जाता था। ठीक है, और नेक्स्ट, अंग्रेज़ों का बंगाल विजय। बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी थी, साथ ही उसे बंगाल का अपार धन की जनशक्ति भी प्राप्त हो गई। अब बंगाल से प्राप्त होने वाले आय का प्रयोग वे मद्रास के युद्ध में करते थे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था, वे दक्षिण तक ही सीमित थे। डुप्ले ने भारत के दक्षिण भाग को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, तथापि बंगाल की खोज के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल कर दिया। तो यानी कि तब तक अंग्रेज़ों के पास बंगाल से जो उन्होंने बंगाल के ऊपर जो कब्जा किया था, नवाब को जो कठपुतली नवाब बना करके बिठाया, तो इसका फ़ायदा उनको हुआ। ठीक है, जबकि फ्रांसीसी के पास ऐसा कोई स्रोत नहीं था। डुप्ले को फ्रांस वापसी बुला ली गई, तो ये सबसे बड़ी भूल थी। 1754 में लाली की अदूरदर्शिता। लाली को गवर्नर बना के गवर्नर जनरल बना के बैठ दिया। लाली एक क्रोधी, अदूरदर्शी, कष्टुभाषी व्यक्ति था, जो कि ये सब काम इससे नहीं हो पाया। विलियम पिट की नीति। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री विलियम पिट एक कूटनीतिक था और अच्छा, इसके कूटनीतिकता की वजह से जो है ये चीज़ जो है सरल हो गया। यूरोप की रणनीति। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस और यूरोप के अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था और इंग्लैंड इन युद्धों से बचा रहा। मतलब फ्रांस जो है ज़्यादा डिस्टर्ब था, जबकि इंग्लैंड उतना डिस्टर्ब नहीं था। अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की संभावना थी, जबकि ये चीज़ इसमें नहीं था फ्रांसीसियों के पास। फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर होना। तो फ्रांसीसी का जो जल सेना था, नेवी कमज़ोर था, जबकि इसकी नेवी बहुत ही मजबूत थी। किसकी नेवी? इन लोग की, इंग्लैंड की नेवी बहुत ही मजबूत थी। तो ये सब रीज़न था जिसकी वजह से जो है ये फेल हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे कोई ख़ास बात तो है नहीं कि मैं जिसको बैठ जाऊँ एक एक लाइन समझाने के लिए। बहुत ईजी है। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ के यहाँ से निकल गया। तो कोई सवाल है तो पूछो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जवाब दूंगा, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू।